दोस्तों नमस्कार। जनमत के संस्करण में मैं रविंद्र वाजपेयी आपका स्वागत करता हूं। आज राष्ट्रपति चुनाव के मद्देनज़र बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक विपक्षी दलों की बैठक आहूत की थी, जिसमें 17 विपक्षी दलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। लेकिन इसमें आम आदमी पार्टी, ओवैसी की पार्टी और टीआरएस, बीजू जनता दल जैसे जो क्षेत्रीय दल है, ये इसमें शामिल नहीं हुए। बाकी जो भी दलों ने इसमें शिरकत की, तो उनमें सबसे पहले विपक्ष की ओर से एक साझा प्रत्याशी चुनने के लिए जो नाम आया, वो राष्ट्रवादी कांग्रेस के अध्यक्ष शरद पवार का नाम प्रस्तावित हुआ। यद्यपि श्री पवार इसके पहले भी ममता बनर्जी को मना कर चुके थे और आज भी उन्होंने सभी विपक्षी दलों के संयुक्त अनुरोध को ठुकरा दिया। उसके बाद बैठक में जो चर्चा हुई, तो ये तय पाया गया कि इस बारे में एक 3 सदस्यीय समिति बनेगी, जो कि विभिन्न दलों से चर्चा करके इस बात की कोशिश करेगी कि एक विपक्ष का साधा उम्मीदवार खड़ा किया जाए। किंतु सबको चौंकाते हुए ममता बनर्जी ने 2 नाम प्रस्तावित कर दिए। एक तो गोपाल कृष्ण गांधी का, जो महात्मा गांधी के पौत्र हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा में रहे हैं और दक्षिण अफ्रीका में देश के उच्चायुक्त रहने के साथ साथ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी वे रहे और पूर्व राष्ट्रपति KR नारायणन के समय वो उनके सचिव हुआ करते थे। पिछला चुनाव रामनाथ कोविंद जी के विरुद्ध लड़े थे और उसमें गोपाल जी पराजित हो गए। दूसरा नाम जो ममता ने प्रस्तावित किया, वो था जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का। यद्यपि उनके पुत्र उमर अब्दुल्ला ने ये कह करके बात को आगे बढ़ाने की कोशिश की कि अभी विपक्ष को अपने उम्मीदवारों के नाम इस तरह से घोषित नहीं करना चाहिए, पहले बात करनी चाहिए। बहरहाल ममता बनर्जी चूंकि इस बैठक की कन्वीनर थी और उन्हीं के आग्रह पर यह बैठक हुई थी। यद्यपि कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ धड़ों ने इस तरह से बैठक बुलाए जाने के उनके तौर तरीकों पर ऐतराज़ भी जताया। बावजूद इसके विपक्षी दल एकत्र हुए। दूसरी तरफ जो जनतांत्रिक गठबंधन है, NDA, उसकी ओर से भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को यह दायित्व दिया गया है कि वे सभी दलों से मिलकर के एक सर्वसम्मत उम्मीदवार के लिए आम राय बनाएं और जिससे कि देश के संवैधानिक प्रमुख का चयन जो है वो सर्वसम्मति से हो सके, क्योंकि निश्चित रूप से एक आदर्श व्यवस्था होगी। किंतु प्रश्न ये है कि ममता बनर्जी ने जो 2 नाम सुझाए, उनमें तो एक गोपाल कृष्ण गांधी का है, महात्मा गांधी के पौत्र होने से, और उनका जो एक प्रशासनिक जीवन रहा है वो काफ़ी निष्कलंक रहा। बावजूद इसके जब से वो सेवानिवृत्त हुए हैं, तो उनका जो रुझान है, उनका झुकाव, उनके लेख वगैरह हम समाचार माध्यमों के जरिए पढ़ा करते हैं, तो उसमें स्पष्ट रूप से वो मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीतियों के मुखर विरोधी हैं। फिर भी उनके प्रति एक लगाव, एक सम्मान का भाव है, क्योंकि जिस पारिवारिक परंपरा से वो आते हैं उसके प्रति पूरे देश में एक सम्मान का भाव है। और ये कहने में भी कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि महात्मा गांधी के परिवार को कांग्रेस ने जितना देना चाहिए था उसकी तुलना में रत्ती भर भी नहीं दिया और गांधी बन करके दूसरे लोग उसका सारा फायदा लूट ले गए। ममता बनर्जी ने जो दूसरा नाम पेश किया वो निश्चित रूप से चौंकाने वाला है और उसको लेकर के मुझे लगता है कि विपक्ष के भी बहुत सारे धड़ों में कहीं ना कहीं एक संकोच होगा, भले ही वो उस बैठक में उसको व्यक्त ना कर पाए हों। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री और लंबे समय से शेख अब्दुल्ला की मृत्यु के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस की सदारत करते आ रहे हैं, किंतु आज भी धारा 370 को लेकर के और कभी कभी कश्मीर के जन्म संग्रह को लेकर के भी उनके जो बयान आते रहे हैं और उनका जो अतीत का पूरा राजनीतिक क्रियाकलाप है, उनको देखते हुए मुझे लगता है कि ममता बनर्जी ने फारूक अब्दुल्ला जैसे व्यक्ति का नाम प्रस्तावित करके निश्चित रूप से अपने लिए आलोचनाओं का एक संसार खड़ा कर दिया।
यदि वे किसी और मुस्लिम नेता का नाम लेती तो फिर ये बात समझ में आती कि उनके भीतर की जो धर्मनिरपेक्ष भावनाएं हैं वो उसको राष्ट्रपति भवन में पहुंचाना चाहती हैं। देश में इसके पहले भी डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद जैसे 2 मुस्लिम राष्ट्रपति देश में हुए हैं, किंतु डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का जो समूचा राजनीतिक व्यक्तित्व है या उनका जो इतिहास है वो विवादों से घिरा रहा है। भले ही वो जम्मू कश्मीर के अनेक बार मुख्यमंत्री रहे हो, केंद्र की सरकारों में रहे हों, बावजूद इसके कश्मीर के भीतर की जो तमाम गड़बड़ियां हैं, भ्रष्टाचार, राजनीतिक अस्थिरता और कश्मीर से जो कश्मीरी हिंदुओं का, पंडितों का जो पलायन हुआ, उसकी पृष्ठभूमि में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की भूमिका किसी से छिपी नहीं है। 1990 के वे दर्दनाक दिन जब कश्मीर घाटी में ऐसा लग रहा था कि बिना पाकिस्तान के हमले के ही कश्मीर घाटी कहीं पाकिस्तान के हाथ में न चली जाए, उस दौर में फारूक अब्दुल्ला सत्ता छोड़ के भाग खड़े हुए। जब कश्मीरी पंडित वहाँ से भगाए जा रहे थे और वहाँ उनके साथ जो अमानुषिक अत्याचार हुए, उस दौरान फारूक अब्दुल्ला यदि वहाँ रह करके उन पंडितों के पलायन को रोक पाते तो फिर हम ये मानते कि उनमें कहीं ना कहीं एक राष्ट्रीय भावना है, किंतु वे उस दर्दनाक दौर में बहुत ही षड्यंत्रपूर्वक देश के बाहर चले गए सपरिवार। ठीक है, उसके बाद वे फिर लौटे और कश्मीर की राजनीति में चूंकि विकल्पहीनता सदैव रही और घाटी का वर्चस्व रहा, तो या तो पीडीपी या नेशनल कॉन्फ्रेंस, अतीत में कांग्रेस जरूर वहाँ सत्ता में रही है पर वो दौर था जब शेख अब्दुल्ला कश्मीर की राजनीति से बाहर हुए थे। और जब शेख अब्दुल्ला 1975 में इंदिरा गांधी से समझौते के बाद कश्मीर की राजनीति में लौटे, उसके बाद से कांग्रेस वहाँ अपने दम पर कभी सत्ता प्राप्त नहीं कर पाई। तो कभी उसने पीडीपी का सहारा पकड़ा तो कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस का, किंतु इन दोनों पार्टियों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने भी समझौते किए। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में उमर अब्दुल्ला विदेश राज्य मंत्री हुआ करते थे, लेकिन उसके बावजूद भी इन दोनों पार्टियों ने कभी भी अपने को राष्ट्र की मुख्य धारा में समाहित करने का कोई प्रयास नहीं किया। उल्टे ये कश्मीर में अलगाववाद को प्रोत्साहित करते रहे, उसको संरक्षण देते रहे, उसको सहायता देते रहे। और जो अलगाववादी नेता रहे उनके साथ भले ही इन्होंने खुलकर के हुर्रियत में अपनी मौजूदगी दर्ज न कराई हो, किंतु हुर्रियत के नेताओं के खिलाफ फारूक अब्दुल्ला या महबूबा मुफ्ती ने कभी कोई बयानबाजी की हो या कोई राजनीतिक कदम उठाया हो, ऐसा भी देखने में नहीं मिला। तो मैं सोचता हूँ और देश के बहुत बड़े वर्ग में ये बात निश्चित रूप से एक कचोटने वाली है कि ममता बनर्जी ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जैसे व्यक्ति का नाम भारत के राष्ट्रपति पद के लिए प्रस्तावित किया, जो अभी भी इस बात की वकालत कर रहा है कि वहाँ धारा 370 को पुनर्स्थापित किया जाए। फर्ज कीजिए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला राष्ट्रपति भवन में विराजमान हो जाते हैं तो क्या होगा? क्या वे अपने राष्ट्रपति के अधिकारों का उपयोग करते हुए कश्मीर की स्थिति को बदलने का कोई ऐसा प्रयास करेंगे जो संविधान की सीमाओं से परे हो और देश में एक संवैधानिक संकट उत्पन्न हो जाए? मुझे लगता है कि ममता बनर्जी निश्चित रूप से एक अनुभवी राजनीतिक नेता है। बंगाल की तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी है, अतीत में केंद्र में भी मंत्री रही हैं और राजनीति का उनका एक लंबा इतिहास है। तो ऐसी महिला को, ऐसी राजनीतिक नेत्री को कम से कम राष्ट्रपति जैसे पद के लिए नाम प्रस्तावित करते समय इस बात को सोचना चाहिए था कि देश के एक ऐसे सीमावर्ती राज्य के ऐसे राजनेता को वो इस पद पर बिठाने की बात कर रही हैं जिसका कि अतीत जो है वो राष्ट्र विरोधी भावना और राष्ट्र विरोधी कार्यों से भरा पड़ा है। मुझे लगता है कि वहाँ जो विपक्ष के नेता बैठे हुए थे उनको भी कम से कम इस बात का विरोध करना चाहिए था। यदि मुस्लिम नेता के प्रति, मुस्लिम व्यक्ति के प्रति ही ममता जी का इतना अनुराग है तो देश में तमाम मुस्लिम नेता हैं, वो और किसी का भी नाम प्रस्तावित कर सकती थी। जरूरी नहीं है कि वो नाम काफ़ी बड़ा हो, लेकिन उन्होंने फारूक अब्दुल्ला जैसे व्यक्ति का नाम प्रस्तावित करके अपनी बहुत संकीर्ण मनोवृत्ति का परिचय दिया। और मुझे लगता है कि ममता बनर्जी के जो कट्टर समर्थक हैं पश्चिम बंगाल में भी, उन्हें भी ये नाम रास नहीं आ रहा होगा। फारूक अब्दुल्ला का नाम लेते ही 1947-48 का वो दौर हमको याद आ जाता है जब उनके पिताजी के नेतृत्व में कश्मीर में एक ऐसा आंदोलन छिड़ा गया जिसने वहाँ पे कश्मीर में जो रियासत थी महाराजा हरि सिंह के, उसके विरुद्ध आंदोलन किया और पंडित जवाहरलाल नेहरू का संरक्षण पाकर के शेख अब्दुल्ला धीरे धीरे कश्मीर घाटी के एक तरह से सर्वे सर्वा बन गए और वो अपने आप को शेर कश्मीर कहलवाने लगे। बाद में उन्हीं पंडित नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को गिरफ्तार करके नज़रबंद किया और लंबे समय तक वो ऊटी में नज़रबंद रहे। 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी के साथ उनका एक फिर राजनीतिक समझौता हुआ जिसके तहत राजनीति में उनका पुनर्वास हुआ। बाद में उनकी जो विरासत थी वो फारूक अब्दुल्ला और फिर उमर अब्दुल्ला के हाथों आती चली गई। किंतु फारूक अब्दुल्ला जब दिल्ली में आते हैं तो भारत माता की जय बोलते हैं।
लेकिन जब वो कश्मीर चले जाते हैं तो वहाँ इनका पाकिस्तान समर्थक रुख जो है वो खुल के सामने आ जाता है। वो भी उस जमात में शामिल हो जाते हैं जो वहाँ तिरंगा झंडा फहराने का विरोध करती है। वो कितनी भी बात करेंगे भारत और कश्मीर अटूट है, कश्मीर का भारत में मेरे अंतिम है, पर जब भी कभी इस तरह की बात आती है तो वो भी पाकिस्तान का राग गाने लगते हैं। मुझे लगता है कि ममता बनर्जी ने विपक्ष की एकता के नाम पे जो शुरुआत की है वो भारत की अखंडता के खिलाफ ही एक बहुत बड़ा प्रयास है। तो ऐसी स्थिति में विपक्ष के जो बाकी 16 दल उनके साथ उस बैठक में गए थे, उन्हें इस बात पर पुनर्विचार करना चाहिए कि राष्ट्रपति पद जो है वो कोई बच्चों का खेल नहीं है, वो छोटी मोटी नगर निगम की राजनीति नहीं है। उस पद पर बैठाने के लिए जब हम किसी भी नाम पर विचार करते हैं, वो हो सकता है राजनीतिक क्षेत्र का ना हो, ये भी हो सकता है उसके सार्वजनिक जीवन में उसकी इतनी चर्चा ना हो, किंतु कम से कम ऐसा तो होना चाहिए कि जिसकी राष्ट्रभक्ति पर किसी को कोई संदेह ना हो। मुझे लगता है कि ममता बनर्जी यदि इस भूल का पश्चाताप करें तो निश्चित रूप से वो प्रशंसा की पात्र होंगी, किंतु यदि वो ऐसा नहीं करती तो फिर ये मान करके चलना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी या हिंदुत्व के अंध विरोध के कारण उनकी राजनीतिक जो संतुलन या सोच की शक्ति है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ा गई है। और यदि बाकी विपक्षी दल भी उनकी आवाज़ मिलाते हैं तो फिर ये देश के लिए एक बहुत खतरनाक संकेत होगा। आज के संस्करण में इतना ही, कल किसी नए विषय पर आपसे चर्चा करूंगा। तब तक शुभ रात्रि, धन्यवाद, नमस्कार मित्रों।